जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 97 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए सोनार का प्रयोग होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। देखिए सबसे पहले समझिए सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए सोनार सोनार होता है आपको SONAR यानी SONAR सोनार सोनार एस से हो गया आपको साउंड, एस साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक, यानी सोनार का फुल फॉर्म हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखिए सोनार का प्रयोग किया जाता है जैसे कोई भी महासागर है, समुद्र में नीचे में क्या है नहीं है, इसकी गहराई को जो है ना, मतलब इसमें अंदर में जैसे कोई वस्तु, जैसे कोई डूब जाता है जहाज वहाज, तो उसको जो है ना आपको सोनार के मदद से जो है पता लगाया जाता है कि हाँ है या नहीं है। इसमें क्या किया जाता है कि ऊपर से जो है ना आपको प्राश्रव्य तरंग को छोड़ा जाता है। ठीक, यानी प्राश्रव्य तरंग को छोड़ा जाता है तो जितना देर में वापस आता है उससे गणना कर लिया जाता है कि कितना गहराई पर है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नौसंचालक द्वारा। नौसंचालक ही इसका प्रयोग करेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसकी मापन किया। देखिए एनीमोमीटर से जो आपको हवा की वेग को ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो हवा का वेग किस उसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पवन का वेग। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पानी के बहाव की गति। देखिए पानी की बहाव की गति को मापा जाता है आपको क्यूसेक मीटर से। ठीक, किससे मापा जाता है तो क्यूसेक मीटर से। ठीक, पानी की गहराई, देखिए पानी की गहराई जो मापा जाता है ये आपको फाइदोमीटर से पानी की गहराई को मापा जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें प्रयोग क्या होता है, इसमें देखिए ध्वनि का जो है परावर्तन का सिद्धांत इसमें कार्य करता है। ठीक, अब देखिए प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है आपको फोटोमीटर से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इस में से कौन है जो कि सुमेलित नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए है एनीमोमीटर वायु की चाल या वितरण देखे थे, ये सही है। बी है आमीटर विद्युत धारा, ये भी सही है। देखिए पायरोमीटर उच्च तापमान, ठीक है, पायरोमीटर से उच्च तापमान में पता है, उस तापमान में कितना से अधिक तापमान, देखिए 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को मापा जाता है पायरोमीटर से। लेकिन देखिए यहाँ पर टेक्योमीटर जो है ये दावांतर दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। टेक्योमीटर से क्या मापा जाता है, ये आपको क्षैतिज दूरी को मापा जाता है। ठीक ना, इससे क्या मापा जाता है आपको क्षैतिज दूरी को मापा जाता है। ठीक, इससे आपको क्षैतिज दूरी को मापा जाता है। क्षैतिज दूरी को मापा किस कार्य के लिए, तो ये सर्वेक्षण उपकरण, एक प्रकार से किसी भी चीज़ को सर्वेक्षण करना होता है तो इससे इसका प्रयोग किया जाता है टेकोमीटर का। ठीक, तो यही इसका सुमेलित नहीं है तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है। पुनः सुमेलित वाला देखिए ए है कि आपको सेल्सियस तापमान को मापता है, सही बात है। ठीक है, किलोवाट आवर विद्युत धारा को। ठीक है, रेक्टर पैमाना देखिए आर्द्रता नहीं मापता है। रेक्टर पैमाना क्या मापता है, ये आपको भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक, अब देखिए सी नंबर है आपको RH गुणक देखिए नहीं RH फैक्टर है, रक्त से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक, लेकिन ये हमसे क्या पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं। देखिए सुमेलित कौन है तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। रिक्टर पैमाना जो है आर्द्रता को नहीं मापता, ये क्या मापता है आपको भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या हो जाएगा। ठीक, देखिए कोई व्यक्ति है एक तराजू पर खड़ा है। ठीक, ये तराजू है, यहाँ पर रीडिंग इसका दे रहा है। ठीक, 1-2 किलो जितना आदमी है वजन का यहाँ पर खड़ा है। ठीक, ये खड़ा है तो ये देखिए अंदर सांस लेगा, यानी कि इसके अंदर वायु जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका वजन कुछ ना कुछ बढ़ेगा। देखिए 1 लीटर जो वायु होता है, 1 लीटर वायु उसका जो वजन होता है लगभग 1.225 ग्राम वजन होता है। ठीक ना, यानी 1 लीटर अगर वायु अंदर लिया है तो कुछ ना कुछ तो वजन बढ़े करेगा, मतलब इतना ग्राम तो वजन बढ़ेगा। यानी क्या होगा कि आपको क्या उसका रीडिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि रीडिंग बढ़ेगा यानी कि उसका वजन भी बढ़ेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, रीडिंग बढ़ेगी। ठीक, लेकिन इसके घनत्व जो है ना आपको इसका घनत्व कम होते जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताएं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक, कथन देखिए कहा है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत के अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ठीक, देखिए कथन में क्या कहा है कि देखिए कोई गाड़ी है, ठीक, यहाँ रुकी हुई गाड़ी है, कोई गाड़ी है जो कि ये गति में है। ठीक, ये गाड़ी है, ये गति में पूरा एकदम गति में, ये ठीक गति में है। इसको जब हम धक्का देते हैं तो इसमें हमको ज़्यादा बल लगता है, इसको धक्का देने में हमको कम बल लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ये गाड़ी जो खड़ी है तो इसमें घर्षण ज़्यादा है, इसमें घर्षण क्या होता है आपको कम है। ठीक, तो इसमें इसका मतलब यही कारण है इसका। देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण क्या था कम। देखिए गाड़ी यहाँ चल गया है तो इसका घर्षण कम हो गया, तो इसमें कम में मतलब धक्का भी देंगे तो इसमें कम बल लगेगा, इसमें जो है ना आपको अधिक बल लगेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 2 समान द्रव्यमानों की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात इतना है कि 4:9 है, तो उसके वेग का अनुपात क्या होगा। ठीक,
देखिए दो समान द्रव्यमान है, देखिए कोई दो समान द्रव्यमान कि एम द्रव्यमान इसका भी है, एम द्रव्यमान इसका भी है, ठीक। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक दोनों का अलग अलग है, यानी कि Ke1 और Ke2 है, ठीक। दोनों का अनुपात कितना हमको दे दिया है, ये दिया है हमको 4:9, ठीक। देखिए इसका वेग अलग अलग हो जाएगा, इसका वेग v1, इसका वेग v2, ठीक। अब देखिए दोनों को काइनेटिक एनर्जी का अनुपात को निकालते हैं, ठीक। देखिए पहला वाला का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv², हाफ एम तो दोनों का सेम है, एम हो जाएगा, वी का हो जाएगा v1 का स्क्वायर, अब बटा तो का अनुपात हमको कहा है तो दूसरा का हो जाएगा हाफ एम इंटू v2 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखिए हाफ एम और हाफ एम कट जाएगा, बचेगा यहाँ v1 बटा v2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये बराबर कितना दिया आपको, 4:9 दिया, यानी कि 4/9 दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ v1 बटा v2 को जब हम करेंगे इधर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यहाँ स्क्वायर में होल स्क्वायर में तो 4/9 हो जाएगा, तो 4/9 जब बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 2/9 आएगा, यानी कितना हो गया आपको, सॉरी 2/3 आएगा, ठीक। तो 2/3 आएगा तो इसका अनुपात कितना आया, 2:3 आया, ठीक। तो किस ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है, ठीक। इसमें से कौन है जो कि अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान। सबसे पहले देखिए पीएच स्केल को समझिए। देखिए पीएच स्केल में क्या होता है कि मिड पॉइंट जो होता है यहाँ पर 7 होता है, 7 यानी कि यहाँ पर कोई भी होगा तो उदासीन विलयन होगा, ठीक। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो यहाँ पर 7 होगा, ठीक। जब हम 7 से इधर दाईं ओर बढ़ते हैं तो 7 से जब हम दाईं ओर बढ़ेंगे तो इधर क्या होता है, आपको क्षारीयता का गुण बढ़ेगा, ठीक। क्षारीयता गुण दाईं ओर मतलब क्या होगा, 14 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। यानी कि 7 से अधिक जिसका पीएच मान होगा वो क्षारीय द्रव होगा, ठीक। और 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय द्रव होगा, ठीक। यानी कि 0% ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, इधर क्या होगा, अम्लीयता बढ़ रहा है, ठीक। ये हमसे क्या पूछा है कि कौन सा अम्लीय विलयन का संभव मान, कि 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय विलयन होगा। देखिए 7 से कम कौन है, देखिए एक ही मात्र ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6, यही अम्लीय विलयन है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रसायन उद्योगों में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, मतलब इस में से कौन सा एसिड है जो कि रसायन उद्योग में है ना, इसको मूल रासायनिक माना जाता है, मूल रासायनिक यौगिक माना जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है ना मूल रासायनिक यौगिक माना जाता है, ठीक। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का देखिए यूज कहाँ पर होता है, इसका देखिए यूज होता है आपको पेट्रो रसायन में, ठीक। इसका यूज कहाँ पर होता है, आपको पेट्रो रसायन उद्योग में होता है, प्रयोगशाला में पेट्रो रसायन उद्योग में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए इसका क्या होता है, प्रयोगशाला में जो है जितना भी गंदगी है उस सबको साफ करने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, H2SO4 का होता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है। देखिए कॉपर सल्फेट है, ठीक। देखिए कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, ठीक। इसको हम जलीय विलयन के साथ मिलाते हैं H2O, तो ये क्या बनाता है, देखिए Cu×H का होल ट्वाइस बना लेगा और इसके साथ क्या निकलेगा आपको, तो H2SO4 में निकलता है, ठीक। H2SO4 निकलता है, ठीक। देखिए ये क्या कर लिया आपको, ये देखिए जल के साथ मिलकर क्या हुआ, ये अपघटन हो गया, ठीक। देखिए जल अपघटन हो गया तो यहाँ क्या बना लिया, H2SO4 बना लिया, यानी क्या अम्लीय हो गया, तो इसका क्या हुआ, तो जल अपघटन हो गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल अपघटन होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से साथ सुमेलित कीजिए, ठीक। देखिए ऑप्शन ए है अचार। देखिए अचार में कौन सा एसिड पाए, देखिए अचार में एसिड कौन पाए तो नहीं जानते, ठीक। सबसे पहले ये सब नीचे वाला को मिला लेते हैं तो अपने आप मिल जाएगा। देखिए बी है खट्टा दूध, देखिए दूध में सब जानता है इलेक्ट्रिक एसिड होता है, दूध में खट्टा एसिड, 3 हो गया। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड, ठीक है। शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड इसमें पाया जाता है, 1 मिल गया। अब देखिए खट्टा दूध मतलब अचार बच गया, तो अचार में क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये देखिए आप ए का दो, एक मात्र नहीं है, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया है। देखिए फोटोग्राफी जब किया जाता है तो उसमें कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है। देखिए फोटोग्राफी में जो होता है आपको ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ऑक्जेलिक एसिड का जो प्रयोग किया जाता है तो ये डायरेक्ट ऑक्जेलिक एसिड को प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक ना। इसके जो है ना आपको ऑक्जेलिक एसिड के फेरस ऑक्साइड के रूप में इसको फोटोग्राफी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसका जो है आपको फेरस ऑक्साइड को जो है ना इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उसका भक्षण करते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले समझिए कीटभक्षी पौधा कहाँ पर उगता है, ठीक। देखिए जितना भी कीटभक्षी पौधा है उस जगह पर उगता है जहाँ पर क्या होता है, जिसकी मिट्टी में जो है ना आपको नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक। क्या होगा वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होगा, नाइट्रोजन की कमी है तो पौधा क्या करेगा, नाइट्रोजन कहीं से तो उसको लेना ही है, तो ये क्या करेगा, तो देखिए ऐसे करके रहता है पौधा, मुंह फैला करके बैठे रहता है, ठीक। फैला करके बैठे रहता है, वहाँ आया कोई कीड़ा बैठा तो कीड़ा जहाँ बैठा तो इसको बंद कर लेता है, तो कीड़ा मर जाता है अंदर में, क्या तो इसको नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, नाइट्रोजन के कारण ही इसको कीट को भक्षण करता है, ठीक। अब देखिए अभी तक जो है जितना भी कीटभक्षी पौधा है उसका टोटल जो है ना आपको 440 जाति को है ना प्राप्त कर लिया गया। देखिए कीटभक्षी पौधा जो है अभी तक कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी जान लीजिए। ये देखिए आपको दार्जिलिंग में पाया जाता है ज़्यादातर, दार्जिलिंग हो गया,
उसके बाद देखिए आपको ये नैनीताल हो गया, कश्मीर हो गया, ये सब यहाँ पर पाया जाता है, ठीक ना। नैनीताल, कश्मीर, ये सब जगह पाया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है, ठीक। यानी कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उससे पहले एक सुई देता है, उसमें क्या होता है, एनेस्थेसिया, यानी कि बेहोश करने के लिए, यानी कि बेहोशी करने के लिए कौन सा हास्य गैस, यहाँ हास्य गैस हमसे पूछा है, तो हास्य गैस कौन है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है आपको, N2O, ठीक, N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारी पानी का अनुभार क्या होता है। देखिए भारी पानी यानी कि D2O, देखिए D2O का अनुभार होता है आपको 20 पॉइंट होता है 03 ग्राम पर मोल होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग में 20, ठीक। अगर पूछेगा शुद्ध जल जैसे साधारण जल है H2O, इसका कितना होता है, तो ये लगभग 18 के लगभग होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। देखिए मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है। देखिए लसिका कोशिका सबसे पहले समझिए कहाँ कहाँ बनता है, ठीक। देखिए लसिका कोशिका जो है आपको सबसे पहले लसिका ग्रंथि में बनेगा, लसिका ग्रंथि में भी ये बनता है। उसके बाद ये तिल्ली में बनता है, ये थाइमस ग्रंथि में भी बनता है, थाइमस ग्रंथि में भी बनता है। उसके बाद ये अस्थि मज्जा में भी बनता है, ठीक, अस्थि मज्जा, ठीक। यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया, यहाँ तिल्ली दिया है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिल्ली, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, ठीक। देखिए एक मनुष्य है, ठीक, ये मनुष्य हो गया, एक वानर भी है, ठीक। तो वानर में और मनुष्य में क्या अंतर है, देखिए सबसे पहले आप ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या है कि जानने की इच्छा प्रकट करना। देखिए मानव में कोई भी चीज़ को, जैसे कोई भी चीज़ देखा ये क्या है, तो इसको जानने की इच्छा होता है, लेकिन बंदर में क्या होता है, ये नहीं होता है, ठीक। देखिए बी है कि घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना, यानी कि घ्राण शक्ति क्या होता है कि घ्राण शक्ति यानी कि सूंघने की शक्ति, तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन दोनों में होता है, इससे तो अंतर नहीं हुआ, ठीक। सी है विपरीत अंगूठा दोनों में होता है, ठीक है, ये भी, इससे भी अंतर नहीं हुआ। डी है कि ढोढ़ी का मतलब टोढ़ी का बाहर निकलना, टोढ़ी जो होता है यहाँ पर, ये दोनों बाहर निकलना, दोनों में ही बाहर निकला रहता है, इससे भी अंतर नहीं हुआ। लेकिन ये जानने का इच्छा प्रकट जो है ना केवल मानव में ही होता है, बंदर में नहीं होता है, ठीक है। इसी चीज़ से पृथक करता है, तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है किससे। देखिए मलेरिया निदान के लिए कौन कौन सा औषधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक। सबसे पहले ये समझिए, ठीक। तो देखिए मलेरिया निर्माण के लिए जो आपको औषधि प्रयोग किया जाता है, देखिए आपको एट्रेबिन हो गया, देखिए क्लोरोक्विन तो सब जानता है, क्लोरोक्विन हो गया। उसके बाद ये आपको आर्टीथर भी हो गया, आर्टीथर का प्रयोग किया। देखिए ये हमसे क्या पूछा है कि आर्टीथर नाम का जो औषधि तो कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए आर्टीथर नाम का जो औषधि होता है ये आपको बीजीय पादप से प्राप्त होता है, ठीक। कहाँ से प्राप्त होता है आपको, ये बीजीय पादप से प्राप्त होता है, ठीक। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बीजीय पादप, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन है जो कि सुमेलित नहीं है। देखिए अमरबेल जो है तना परजीवी है, सही है। देखिए अमरबेल के तना को ही काट के लगा दिया जाता है तो ये जलम जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया तना परजीवी, सही है। बी है चंदन क्या है, जड़ परजीवी है, ये भी सही है, चंदन जड़ परजीवी है, ठीक। सी है आर्किड क्या है, अधिपाद है, अधिपाद, ये भी सही है। लेकिन यहाँ देखिए घटपर्णी क्या है आपको, जलोभिद है, जलोभिद ये नहीं है, ठीक है, यही गलत है, यही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो घटपर्णी है क्या, देखिए घटपर्णी क्या है, ये आपको नेपेंथिस कुल का जो है ये कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी क्या है आपको, नेपेंथिस कुल का कीटभक्षी पौधा है, ये जलोभिद नहीं है, तो इसका उत्तर क्या देगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यही सुमेलित नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कथन ए और कथन आर दिया है। देखिए कथन ए पढ़ते हैं, कथन ए है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ठीक। हाँ कुछ भी, देखिए जीवाणु में क्या होता है, दो जीवाणु होता है, एक आपको स्वपोषी होता है, एक आपको परपोषी होता है। देखिए स्वपोषी जो है ना अपना भोजन खुद बना लेता है, तो कैसे ये बनाता है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अकार्बनिक पदार्थ को मिलाकर के अपना भोजन बना लेता है स्वपोषी। परपोषी तो दूसरे पर ही आश्रित रहता है, ठीक। इसमें देखिए बी आर में कहा है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो कि हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। देखिए जीवाणु में जो है ना हरा पदार्थ पाया जाता है, लेकिन वो हरित लवक जैसा दिखने में रहता है, लेकिन वो हरित लवक नहीं रहता है, ठीक ना। ये गलत हो गया, ठीक है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।